सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया। चलो मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक तो वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके पहले इन सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ लिया था। लेट मी डिस्कस दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन चालू करेंगे। देखो, मेन फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए अगर इररिडीमेबल डेट का अपने को कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा के डी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 - टी डिवाइड बाय एनपी। ये होने के बाद अगर आपको रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला निकालना है तो अप्रोक्सीमेशन यूज जब करेंगे मेथड, अगर सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा टैक्स डिडक्टेबल है तो फॉर्मूला बनेगा के डी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 - टी प्लस ब्रैकेट ओपन आरवी माइनस एनपी अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑन इशू या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी टैक्स डिडक्टेबल है तो जस्ट ये जो 1 - टी है यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आई रह जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला बनेगा के डी इज इक्वल टू आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। एंड आफ्टर दैट फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो फॉर्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बनता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। उसके बाद एमोडाइजेशन ऑफ बॉन्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो एमोडाइजेशन ऑफ बॉन्ड वाले क्वेश्चन में स्टेप 1 सबसे पहले आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालोगे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। स्टेप 2 पे उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। स्टेप 3 पे दोनों के वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड स्टेप नंबर 4 में प्रेजेंट वैल्यू मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप लोग और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये होने के बाद कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इफ मल्टीपल ईयर का कैश फ्लो गिवन है। अगर मल्टीपल ईयर कैश फ्लो गिवन है तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग देखेंगे हम लोग का कैश फ्लो इवन है कि अनइवन है। अगर हम लोग कैश फ्लो इवन है तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे एन्युटी फैक्टर और उसको सॉल्व करेंगे। अगर अनइवन है तो यूज करेंगे टेबल और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कैसे निकालेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है वाइटिएम अप्रोच, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। एंड हियर वी यूज आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक मिनट, हाँ, यस। तो कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते आईआरआर, दूसरा नाम इसका आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और इसका दूसरा नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। वो कैसे सॉल्व होता है? सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में कैश फ्लोज निकालते हो, आइडेंटिफाई करते हो कैश फ्लो है जिसके अंदर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों इंक्लूड होता है। फिर कैश निकालेंगे, ईयर निकालेंगे, कैश फ्लोज दिखेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द कैश फ्लो यूजिंग 2 डिस्काउंटिंग रेट। तो यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो निकालते हैं 2 डिस्काउंटिंग रेट को यूज करके। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप ये फॉर्मूला लगाते हो, दैट इज लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर होल डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर मल्टीप्लाई बाय एच माइनस एल ब्रैकेट क्लोज। तो ये चीज आप यूज करके क्या निकालते हो? एनपीवी निकालते हो, दैट इज आईआरआर निकालते हो। और जैसे ही आईआरआर आता है आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार। और वो जो रेट होती है दैट रेट इज द रेट जिसका यूज करके अगर आप फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे तो आज के वैल्यू में एनपीवी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर भी कराया था। स्टेप नंबर 1 में हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। कि रिडम्पशन वैल्यू क्या है वो निकालेंगे हायर ऑफ ए और बी। हायर ऑफ ए और बी मतलब ए में आएगा कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर की डिबेंचर की कैश वैल्यू कितनी है, और बी में वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर गेटिंग ऑन कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी टू द पावर एन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन यूज करके कैसे आप लोग कॉस्ट निकालोगे कन्वर्टिबल डिबेंचर का। और अल्टरनेटिवली अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो स्टेप नंबर 3 में आप
IRR मेथड यूज करके, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करके भी आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर निकाल सकते हो। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये पेंडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये WACC के टाइप पे करेंगे। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम लोगों ने कॉस्ट देखा था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर इररिडीमेबल है देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय NP और P0, और अगर रिडीमेबल है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू PD प्लस RB माइनस NP डिवाइड बाय N होल अपॉन RB प्लस NP डिवाइड बाय 2। चलो उसके बाद पीडी मतलब क्या होता है? पीडी मतलब इज नथिंग बट द एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? वो होता है आपका पीडी। एनपी क्या होता है? आपका नेट प्रोसीड्स। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, ये सब हुआ था। अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो फाइनली वी आर कमिंग विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग का प्रेफरेंस शेयर, हम लोग का डिविडेंड हो गया, कहाँ गया इक्विटी शेयर कैपिटल? यस, तो हम लोगों का डिविडेंड हो गया, सॉरी हम लोग का डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और इसके बाद रिटेन अर्निंग आएगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या बढ़ना है। चलो स्टार्ट करते विद फॉनल जोश एकदम अच्छे से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं KE। क्या बोलते हैं? KE। आगे देखो, इन केस ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर amount of interest or dividend is fixed, but in case of equity share it is uncertain। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर की बातें करोगे ना, तो वहां पे उनका अमाउंट फिक्स मिलता है। जैसे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलना है तो मिलना है, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलना है तो मिलना है। लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर ना, वो अमाउंट फिक्स नहीं होता, वो अनसर्टन होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, उनको लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर निकालते टाइम आपको कितने अप्रोच पढ़ने होंगे। एक डिविडेंड प्राइस अप्रोच, एक अर्निंग प्राइस, एक ग्रोथ, एक रियलाइज्ड यील्ड ग्रोथ अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच को दूसरा नाम बोलते हैं गॉर्डन्स मॉडल। क्या बोलते हैं? गॉर्डन्स मॉडल। डिविडेंड प्राइस देखो, कब हम लोग डिविडेंड प्राइस यूज करेंगे अप्रोच? जब आपको लगता है कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो कांस्टेंट है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होता है पहले ये समझो। डिविडेंड बोला सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब मिलने वाला डिविडेंड। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना कि मुझे इतना अर्निंग है, तो यहाँ पे जो हम लोग प्राइस निकालते हैं वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड को कंसीडर करके निकालते हैं, ना कि जो बीता हुआ कल में अपने को डिविडेंड मिला है वो। आने वाले टाइम में कितना डिविडेंड मिलेगा उस वाले डिविडेंड को हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड कांस्टेंट है, यानी 10 रुपीज मिल रहा है तो ईच ईयर 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज ही मिलेगा, तो उस केस में आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला फॉलो करना है और ये अप्रोच फॉलो करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्निंग अप्रोच के बारे में। अर्निंग अप्रोच कब यूज करेंगे? जब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर इज कांस्टेंट। यहाँ पे अर्निंग कांस्टेंट होगी। अर्निंग क्या होता है? देखो दो चीजें होती है, अर्निंग और डिविडेंड के बीच का ये बताता हूँ। सपोज करो कि कंपनी की जो नेट इनकम है सारा रेवेन्यू एक्सपेंस टैक्स वैक्स देने के बाद नेट इनकम आती है कंपनी की ₹10,000। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर है, फिर हम क्या करते हैं? ₹10,000 आया, ये रुपीज जो 10,000 आया, फिर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने। तो हम लोग को पता चला कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट टू मच है, दे आर 5,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो हम बोलेंगे 10,000 डिवाइड बाय 5,000, यानी जो 2 रुपीज आ रहा है दैट इज EPS। तो अगर EPS निकालना है तो हम लोग का अर्निंग पर शेयर इज 10,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू ₹2। तो ये जो ₹2 है ये है EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता हूँ। अब मान लो इसमें से मैंने बोला कि हमें डिविडेंड देना है इक्विटी वालों को, और हम लोगों ने डिविडेंड दे दिया 2,000 का, और 2,000 का डिविडेंड देने के बाद हमें मिल गया 3,000 बैलेंस अमाउंट। ये जो बैलेंस अमाउंट 3,000 बचता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? रिटेन अर्निंग, कि हम लोगों ने इतना पैसा बचा लिया। ठीक है, तो इसका जो नामकरण होता है
इसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा मुझे डिविडेंड बताओ कितना है, तो अगर मैं डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा तो डिविडेंड देखो, डिविडेंड कितना दिया है मैंने 2000, तो मैं 2000 ऊपर लिखूंगा कि 2000 दिया है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने 5000। इसको सॉल्व करेंगे 2000 डिवाइड बाय 5000 दैट इज 0.4। तो ये जो 0.4 आ रहा है इट इज नथिंग बट योर डिविडेंड पर शेयर। क्या हो जाएगा, तो रुपीज 0.4 इज नथिंग बट योर डिविडेंड पर शेयर। कि मैं डिविडेंड 0.4 तो नहीं आना चाहिए, रुक जाओ, हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। नंबर ऑफ इक्विटी 5000 है एंड डिविडेंड में 2000 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मिनट रुकना, 10,000 is the earning, 5,000 is the, then 2 rupees is your this, and if you are giving the 2,000 and 5,000, हाँ 0.4 आपकी अर्निंग हो जाएगी। यस, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया 0.4 पर शेयर। तो अगर ये 0.4 कांस्टेंट है तो डिविडेंड अप्रोच करेंगे, लेकिन ये जो अर्निंग आ रही है ना, देखो अर्निंग पहले आती है, दिस इज अर्निंग, ये अर्निंग अगर आपकी कांस्टेंट हो रही है दैट इज ₹2 वाली अर्निंग पर शेयर, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो उस केस में हम लोग को फॉलो करना पड़ता है अर्निंग अप्रोच। तो पहले तो तीन चीजों के बीच में डिफरेंस रखो, नेट अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट पहले आएगा, फिर जब नंबर ऑफ शेयर्स उसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है अर्निंग पर शेयर, दिस इज डिफरेंट। एंड जो डिविडेंड बटता है तो एक रेशियो दूसरा निकलता है डिविडेंड पर शेयर, वो डिविडेंड पर शेयर अलग है, पहले अर्निंग होगी फिर डिविडेंड बचेगा, और बांटने के बाद जो भी मेरी रिटेन अर्निंग बचेगी, रिटेन अर्निंग क्या बचेगा 10,000 माइनस 2000 करूंगा तो मेरी रिटेन अर्निंग आएगी 8000 नॉट 3000, मैंने गलती से इससे माइनस ये कर दिया, बट आपको 10,000 माइनस 2000 करना है, तो रिटेन अर्निंग कितनी आ जाएगी 8000। समझा ये तीन टर्म समझे, ईपीएस क्या होता है, डीपीएस क्या होता है, दैट इज अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग क्या होता है, तीन चीजें समझी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इफ योर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर इज कांस्टेंट तो आपको अर्निंग प्राइस अप्रोच लगाना है। एंड थर्ड थिंग, ग्रोथ और गॉर्डन मॉडल्स लगाना है। अगर आपका डिविडेंड एंड अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट, क्या होता है ये, चलो ये बताता हूं मैं। डिस्कशन नोट देखो, सपोज करो अब आपको डिविडेंड और ईपीएस तो पता चल चुका है, डिविडेंड और ईपीएस यानी अर्निंग क्या होती है ये सब तो पता चल चुका है। जो डिविडेंड है ना वो ईयर 1 में मान लो 10 रुपीज हो गया, फिर ईयर 2 में वो बढ़ेगा, बट वो जो बढ़ेगा वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। वो कांस्टेंट रेट क्वेश्चन में दिया होगा कि ये 5% से डिविडेंड हर साल इंक्रीज होते रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर मेरा डिविडेंड क्या होगा 10 प्लस 5% यानी 10.5। फिर ईयर 3 में फिर से 5% से बढ़ेगा, तो जो अब 5% से बढ़ेगा वो ईयर 2 को बेस में रख के बढ़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा 10.5 प्लस 5%, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.025। फिर ईयर 4 में प्लस 5%, तो इसका आंसर आएगा 11.5762। ऑल दिस थिंग करके, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज निकल के आ रही है कि हर साल मेरा डिविडेंड बढ़ रहा है, बट जो डिविडेंड बढ़ रहा है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और जो कांस्टेंट रेट क्या है वो है 5%। सेम इन केस ईयर 1 में सपोज करो कि मुझे 20 रुपीज का अर्निंग हो गया, ये जो अर्निंग हो गया ये 20% से ईच ईयर इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से 20% से, so this in earning is increasing by 20% every year। तो ईयर 1 में तो 20 था बट 20% से इंक्रीज होगा तो 24 हो जाएगा, फिर ये 20% से इंक्रीज होगा तो 28.8 हो जाएगा, फिर ये 20% से इंक्रीज होगा तो 34.56 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, जो मेरी अर्निंग है दैट इज अर्निंग पर शेयर, दिस इज 20, 24, 28.8, ये क्या हो रहा है ईच ईयर 20% से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कांस्टेंट रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डिविडेंड और ईपीएस एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा तो
उस वाले केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो ये जो ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला है वो। सर एक डाउट आ रहा है, अगर सपोज करो अर्निंग को तो छोड़ो, अर्निंग या साइड में, अगर ये मेरे डिविडेंड, यहां पे मैं लिखता हूं ग्रोथ, अगर ये मेरा डिविडेंड ईयर 1 में 5% से ग्रो हुआ, ईयर 2 में 10% से ग्रो हुआ, फिर ईयर 3 में 7% से ग्रो हुआ, ईयर 4 में 8% से ग्रोथ हुआ, यानी अगर सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसके बारे में ना डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है, इसके बारे में डिविडेंड डिसीजन करके एक चैप्टर है। उस डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में आपको इस वाले क्वेश्चंस को, अगर ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे डील करते हैं वो आपको डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में पता चले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तब तक मैंने ये बताई आपको बातें कि अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कांस्टेंट है तो डिविडेंड प्राइस, अर्निंग कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर डिविडेंड और अर्निंग दोनों ग्रो होंगे कांस्टेंट रेट से तो आपका आएगा गॉर्डन एंड ग्रोथ मॉडल। और लास्ट में रियलाइज्ड अर्निंग। रियलाइज्ड अर्निंग क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, रियलाइज्ड यील्ड। हाँ, तो जो रियलाइज्ड यील्ड है, जब रियलाइज्ड यील्ड पे आएंगे तब देखेंगे। एक अच्छा सा इसके ऊपर क्वेश्चन है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू इफ इट इज डिफिकल्ट टू फ्यूचर इफ इट इज डिफिकल्ट टू फ्यूचर डिविडेंड और ईपीएस, मतलब डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अगर आप इफ इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं लगाना है। इफ इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, फाइंड आउट कर लो। मैं सही वर्ड बताता हूँ आपको, सही वर्ड यहाँ पे क्या है। ये यहाँ पे लिखा है, if it is difficult to forecast, ठीक है, तो if it is difficult to forecast यानी find out forecast, same kind of। तो अगर आप फ्यूचर के डिविडेंड या ईपीएस को फोरकास्ट नहीं कर पाओगे तो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच जो होता है वो पास्ट के डेटा को बेस लेता है और पास्ट के डेटा को बेस लेके उस पे काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ऑल ऑफ द अबव मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो ये जितने भी मेथड है ना, ये चारों के चारों मेथड ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो यूज करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉस्ट तो निकालते हैं, बट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बट एक ऐसा मेथड है जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAPM। क्या बोलते हैं? CAPM। ये कब यूज होता है? When the cost of equity or expectation of investor is dependent on risk, that is higher the risk, higher the expectation and vice versa, it is based on risk। अब आपको एकदम सिंपल सी चीज तो पता होगी, किसी भी बिजनेस में बोल रहे हैं फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट, सब क्या बोलते हैं? हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न। यही बात सब लोग बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं सब? हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न। तो जहां पे आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वहां पर रिस्क भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो तो ये सबसे रिस्की चीज होता है। क्यों रिस्की चीज होता है सर? देखो सिंपल है, डिबेंचर वालों को पहले इंटरेस्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद अर्निंग हुई तो फिर प्रेफरेंस वालों को होगा, फिर जब अर्निंग हुई तब जाके इक्विटी वालों को होगा, उसके पहले देंगे क्या इक्विटी वालों को? नहीं। और अगर सपोज अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे? लॉस हो गया तो इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? इक्विटी वाले। इसलिए इनके पास रिस्क ज्यादा होता है, और रिस्क को कंसीडर करते हुए एक CAPM मेथड फॉलो होता है, मॉडल फॉलो होता है, जहां पे आपको एक इक्वेशन बन के आती है और उस मॉडल का यूज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी आराम से निकालते हो। और ये सबसे इजी होता है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करने और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सारी चीजें हैं, कौन सी अप्रोच में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया, सब एक एक करके देखते हैं। और इक्विटी अभी धड़ल्ले से खत्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो देखो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या बोलता है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच का दूसरा नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कि आप डिविडेंड का यूज करके मॉडल को वैल्यू करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला इसका होता है D1 अपॉन P0। क्या होता है फॉर्मूला? D1 अपॉन P0। D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि कितना डिविडेंड मिलने वाला है। P0 क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, जो आपको एक्स डिविडेंड लेना है। एक्स डिविडेंड मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लेनी है। अगर यहाँ पे चाहिए तो एक्स का मतलब मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको P0 निकालना है। P0 क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। और D1 क्या होता है आपका? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब एग्जांपल देख लो। एग्जांपल D0 मेरा 10 था, ग्रोथ रेट इज 10% एंड P0 इज 110, ठीक है। एग्जांपल समझा? D0 इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, डोंट वरी। चलो ध्यान दो, D0 मेरा कितना है? 10, यानी पिछले साल मुझे 10 रुपीज की डिविडेंड मिली थी। ग्रोथ रेट मेरा 10%, वो जो पिछले साल 10 रुपया मिला था वो ग्रोथ होकर 10% से बढ़ गया। एंड P0 इज 100, यानी आज के डेट में प्राइस कितनी है? 100 रुपीज है। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला देखूंगा, तो जो मेरा डिविडेंड वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बोलता है? डिविडेंड वाला फॉर्मूला, 1 मिनट। हाँ, तो जो डिविडेंड वाला फॉर्मूला वो क्या फॉर्मूला बोलता है वो देखो। डिविडेंड वाला फॉर्मूला बोलता है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। तो D1 निकाल दें। अब D1 निकालना एकदम आसान है, या तो आप क्या करो, कैलसी पे लो 10 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एक फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला डेरिवेशन कराऊं तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। आप लेते हो DN, ठीक है, इज इक्वल टू DN-1 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, ये लेते हो ब्रैकेट में 1 प्लस जी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसी में मैं वैल्यू पुट करता हूँ DN, यानी हमें ईयर 1 का निकालना है। 1 माइनस 1, 1 प्लस जी, जी कितना है यहाँ पे? डेसिमल्स में लेना है। इस जी को हम लोग किस में लेंगे? इस जी को हम लोग डेसिमल्स में लेंगे, ठीक है। तो इस जी को लेंगे हम लोग डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में 10% डेसिमल्स में कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.1। तो यहाँ पे आएगा 0.1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। D1 देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा D0 1 प्लस 0.1 करेंगे तो 1 प्लस 1 है। D0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 10। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 1 प्लस 1 10 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। फिर ये फॉर्मूले में रखते हैं k इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 100। तो आपका आंसर आएगा सबसे पहले 0.11 और 11%। इससे भी जो आंसर आता है वो डेसिमल्स में निकल के आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। हो गया, ये एकदम सिंपल अप्रोच था। तो यही सेम चीज आई हैड सॉल्व हियर विद द एग्जांपल, सो दैट इसके साथ एग्जांपल भी कवर हो जाए। अब अर्निंग प्राइस अप्रोच में देख लो। अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या होगा? इट इज को रिलेट द अर्निंग ऑफ द कंपनी विद द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। तो ये देखता है कि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है उसके साथ अपनी अर्निंग को कोरिलेट करता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, के इज इक्वल टू अर्निंग अपॉन प्राइस, ई अपॉन पी। ई क्या होता है? ई इज नथिंग बट करेंट, अभी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे, एंड पी इज मार्केट प्राइस पर शेयर देखेंगे, ठीक है। तो ई का मतलब क्या होता है? करंट अर्निंग पर शेयर, अभी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे। एंड पी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी चल रही है वो। एग्जाम्पल, ई का वैल्यू 12 है, पी का वैल्यू 100 है, तो के निकालने के लिए ई डिवाइड बाई पी एंड 12 डिवाइड बाई 100। तो आंसर आएगा या तो 0.2 या तो 12%। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन मॉडल, अगर आपका एक डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर एग्जाम में आता है, यही आता है ज्यादातर।
इसके अलावा कोई ज्यादा देखने मिलता नहीं है। ग्रोथ रेट दे देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे और बोलेंगे आपका डिविडेंड एक पर्टिकुलर रेट से ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, here the rate of dividend growth remains constant where earning dividend and equity share price all grow at same rate। ठीक है, अब देख ला, अब आपको इसके अंदर दो बाइफरकेशन दिया हुआ है। अगर आपको एग्जिस्टिंग शेयर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज d1 अपॉन p0। देखो ये d1 अपॉन p0 तो यही वाला है, बस क्या कर दिया है उसमें g को ऐड कर दिया, यानी जो भी ग्रोथ रेट है उसको ऐड कर दिया। और ये जो g लिख रहा है ये आपको इन डेसिमल्स में लिखना है। क्या whatever is the g should be written there, it should be in decimal। तो यहाँ पे देखना, in case of existing share cost of equity is equal to d1 upon p0 plus g that is in decimal। और लेकिन अगर आप किसी न्यूली इशूड शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो विद अ कांस्टेंट ग्रोथ मेथड जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, सेम फॉर्मूला है। देखो k इज इक्वल टू d1 अपॉन p0, बस वहां पे ना माइनस f किया है। अब ये जो माइनस f है, f क्या है, इट इज नथिंग बट फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर, कि पर शेयर के ऊपर मेरा खर्चा कितना गया, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना गया। और इसमें फिर जैसे इस पूरे को आप सॉल्व करोगे उसमें प्लस g कर देना। ठीक है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तब जाके प्लस g करना। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीजें क्या क्या होती है। तो वेयर d1 क्या होता है, d1 क्या होता है, d1 इज इक्वल टू d0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी, यानी जो इसके पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे डेरिवेशन किया है, दैट इज नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। p0 क्या होगा, p0 इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, कि मार्केट में करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, और g इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड। एंड यहाँ पे रिफर करना इलस्ट्रेशन 9 करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे भी जो सेम चीजें हैं, और नोट जहाँ पे वेरिएबल वाला चीज आएगा ग्रोथ रेट, वो हम लोग को चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, जो मैंने बता दिया आपको। अब इलस्ट्रेशन 9 देख लेते हैं एक बार, क्या है इलस्ट्रेशन 9 क्वेश्चन। ये रहा इलस्ट्रेशन 9। सॉल्यूशन देखो, इलस्ट्रेशन 9 लेता हूँ यहाँ से पहले। सॉल्व करना आपको भी मेरे साथ, जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। देखो क्या बोला, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, पेड डिविडेंड। ठीक है, उसने डिविडेंड पे किया, फेस वैल्यू जिसकी 10 थी लास्ट ईयर। तो ये जो चीज है ये मेरी D0 है, D0 मुझे मिल गई 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज नहीं 1 रुपीज मेरी D0 है, जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन में दैट इज ₹10। इसके बाद बोला क्वेश्चन में इट इज D0। फिर अब देखो यहाँ पे लिखा है कि उसने पेड किया है लास्ट ईयर। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। तो मुझे ग्रोथ रेट भी दे दिया 10%, जिसको मैं अगर इन डेसिमल्स में लूँ तो 0.10 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। तो ये जो 55 है इट इज नथिंग बट माय P0। गॉट इट यहाँ तक। अब निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू d1 अपॉन P0 प्लस g। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ तक डन। अब देखो d1 निकालना है तो d1 निकाल लेते हैं, d1 इज इक्वल टू d0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। तो d0 जो मेरा आंसर है वो 1 है। ठीक है, d0 1 है, फिर 1 प्लस जी कितना आएगा 0.1। फर्दर सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा जो d1 है वो है 1.1 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे d1 लिख दिया 1.1। P0 मेरे क्वेश्चन में कितना है 55, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 प्लस g। अब जो g लिखना है वो आपको डेसिमल्स में लिखना है, डेसिमल्स कितना है 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर क्या सॉल्व करेंगे 1.1 डिवाइड बाय 55।
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 प्लस 0.10, फिर इसको ऐड करेंगे 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.12। या तो आप 0.12 लिख दो या तो आप 12% लिख दो, ठीक है। तो ये आपका निकल गया के ई, क्या निकल गया आपका के ई। तो देखो यहाँ पे के ई आ गया 0.12 और 12%। डन। चलो हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर ये एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन कैसे निकालना है। तो ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक एवरेज मेथड होता है और दूसरा आपका होता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं सर एस्टिमेशन कैसे करना है ग्रोथ रेट का। तो देखो, एक होता है एवरेज मेथड, दूसरा होता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। तो मैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पहले बता देता हूँ, फिर एस्टिमेशन मेथड पे बात पे आते हैं। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, एज पर दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन फ्यूचर डिविडेंड। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्यूचर में इनकम ज्यादा होगा। अब ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बताता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय आर। क्या बोलता है ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, बी मल्टीप्लाई बाय आर। अब बी मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, वेयर बी इज इक्वल टू अर्निंग रिटेंशन रेट, कि जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ उसमें कितना मैं रिटेन कर रहा हूँ, बचा के रख रहा हूँ वो। और आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, कि जो भी मैंने फंड इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मैं रेट ऑफ रिटर्न कितना अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू अर्निंग रिटेंशन रेट एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, विच इज, इसका मतलब क्या होता है, proportion of earning available to equity shareholder which is not distributed as dividend। तो इस एस्टेरिक मार्क का मतलब क्या होता है कि वो proportion of earning जो मैंने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं। तो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सपोज करो 1000 रुपीज अर्न किए, 1000 में से 200 मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे और जो 800 है वो बच गया। इसी 800 को मैं बोलता हूँ बी, यानी ये मैंने रिटेन कर लिया, ठीक है। टैलेंट, ये चीजें समझी, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। और ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। तो जैसे आप बी इंटू आर करोगे आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं एवरेज मेथड की तरफ। ए इज एवरेज मेथड। एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दो सब लोग। तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ए इज द एवरेज मेथड। देख लो, एवरेज मेथड से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लिख दो करेंट डिविडेंड इज इक्वल टू डी एन वन प्लस जी डिवाइड बाय एन, या तो फिर ग्रोथ रेट का दूसरा फॉर्मूला बनेगा डी जीरो डिवाइड बाय डी एन माइनस वन। ये क्या है, ये जस्ट यही फॉर्मूले से निकल के आया है। ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। ये फॉर्मूले से मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो कैसे कॉपी किया। ये फॉर्मूला है एवरेज मेथड का। अभी एवरेज, जब क्वेश्चन में एवरेज मेथड से बोला है मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि 5 साल बाद डिविडेंड इतना है, ठीक है। बोलेगा कि 5 साल बाद डिविडेंड इतना है, 5 साल पहले डिविडेंड इतना था, ऐसे कुछ बातें बोलेंगे। और बोलेंगे बताओ ग्रोथ कितना हुआ। तो वो वाले मेथड में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला ये डिराइव है थ्रू दिस करके, मैं बता देता हूँ कैसे डिराइव्ड हुआ है वो। अच्छा, सॉल्यूशन से डिस्कशन, ओके। चलो देखो वो फॉर्मूला कैसे बना, मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन बता रहा हूँ, मतलब ताकि लॉजिक समझ में आ जाए। ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ डी जीरो इज इक्वल टू डी एन वन प्लस जी टू द पावर एन, ठीक है। तो ये डी एन इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे जाके मैं कर दूंगा ये वही है ना, एक बार रुको जाओ। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, डी जीरो डिवाइड बाय दिस, 1 मिनट रुकना।
एक मिनट, ठीक है, राइट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो डी जीरो इज इक्वल टू डी एन वन प्लस डी टू द पावर एन। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब देखो ये जो डी एन है इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस डी एन को यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो ये कितना बन जाएगा, डी जीरो डिवाइड बाई डी एन इज इक्वल टू वन प्लस जी टू द पावर एन। यहाँ तक समझा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो वन प्लस जी टू द पावर एन, अगर मुझे इस एन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों जगह ट्रांसफर करूंगा। तो एन को हटाने के लिए ये बन जाएगा डी जीरो डिवाइड बाई डी एन, और यहाँ पे अंडर रूट करके एन आ जाएगा, ठीक है, और विच इज इक्वल टू वन प्लस जी हो जाएगा। अब मुझे जी चाहिए, अब यहाँ पे वन प्लस जी है, इसको मैं वहां पे भेज दूंगा, कहाँ में भेजूंगा, यहाँ पे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी जीरो डिवाइड बाई डी एन अंडर रूट, फिर यहाँ पे एन ऐसे रहेगा, ये माइनस वन इज इक्वल टू जी। समझा, ये करके फॉर्मूला बन गया। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला दूसरा क्या बन गया, ये बन गया। ये जिस इसका डेरिवेशन है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डी जीरो डिवाइड बाई डी वन डी एन होल अंडर रूट एन माइनस वन। समझा, फिर वेयर डी जीरो इज इक्वल टू करेंट डिविडेंड एंड डी इज इक्वल टू डिविडेंड इन एन ईयर्स अगो। तो जो डी जीरो होता है यहाँ पे, ये डी जीरो करेंट डिविडेंड, आज का डिविडेंड, और डी मतलब क्या होता है, डिविडेंड इन एन ईयर्स अगो। जैसे मैंने बोला कि 5 साल पहले 10 रुपया डिविडेंड था, और आज जो डिविडेंड है, 5 साल पहले 10 रुपया डिविडेंड था, आज जो डिविडेंड है वो 16.1 है, समवेयर काइंड ऑफ। तो ये जो 10 रुपए का वैल्यू है वो मेरा क्या बन जाएगा, 10 डी, और जो 16.1 है ये मेरा क्या बन जाएगा, डी जीरो बन जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अनदर वे है इसको सॉल्व करने का, टू फाइंड ग्रोथ रेट, टू फाइंड ग्रोथ रेट। स्टेप वन, आप डिवाइड करो डी जीरो बाई डी एन, यानी 5 साल पहले जो डिविडेंड मिला था, सॉरी आज के दिन जो डिविडेंड है उसको डिवाइड करो कुछ साल पहले के डिविडेंड से, एंड रिफर करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर करके टेबल होता है, जो एग्जाम में अगर आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में गिवन होगा। उसका यूज करके आप सबसे पहले देखोगे रो में, कि रो में नंबर ऑफ ईयर्स देख लेना, नंबर ऑफ ईयर्स लिखा रहेगा, रो में आना, नंबर ऑफ ईयर्स देखना, बताऊंगा अभी कैसे देखते हैं, डोंट वरी। स्टेप नंबर 3 में उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल एक रिफर करा के बता देता हूँ आपको, मॉड्यूल का एग्जांपल रिफर करा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला एग्जांपल रिफर करा, एग्जांपल नंबर 4। देखो दिख रहा है सब प्रॉपर, ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 4, द करेंट डिविडेंड, करेंट डिविडेंड इज 16.10, तो जो मेरा डी जीरो है दैट इज 16.10, एंड द डिविडेंड 5 years ago was 10, तो 5 years ago यानी डी एन इज ₹10, और जो ईयर्स है 5 साल पहले दैट वाज ₹10। ना हमको अभी ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले स्टेप वन, नंबर 1, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, डी जीरो डिवाइड बाई डी एन, यानी 16.1 डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आएगा 1.61, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे, तो वो अपेंडिक्स आपका अगर मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2, तो मॉड्यूल नंबर 2 में भी जाके देखना, और मॉड्यूल नंबर 1 दोनों में ना लास्ट में अपेंडिक्स करके पेज होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये जो टेबल अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दैट टेबल इज दिस, दिख रहा है, तो ये सेम टेबल आपको भी मिल जाएगा। ये जो टेबल है दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, दिस टेबल वुड बी शोन बाय यू, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, देखो ठीक है, ध्यान दो 1.61 देखना है, कौन सा वैल्यू देखना है हम लोग को, 1.61, ये जो वैल्यू आ रही है 1.61 इसको देखना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखते रो वाला कॉलम, रो वाला कॉलम फॉर ईयर्स,
तो पहले 5th ईयर में जाएंगे। 5th ईयर किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है 5th ईयर, ठीक है। तो इस 5th ईयर में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इस 5th ईयर में जाके अब हम लोग जाते जाते देखेंगे कि 1.61 किधर फॉल हो रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 1.61 किधर फॉल हो रहा है। तो देखो 1.61 इधर फॉल हो रहा है और उसका फिर कॉलम देखेंगे, तो कॉलम कितना है 10%। 10% इज नथिंग बट द फाइनल आंसर ऑफ दिस। तो इसका जो ग्रोथ रेट निकल के आएगा दैट इज स्टेप नंबर 3 में, वो स्टेप नंबर 3 में ग्रोथ रेट आएगा 10%। अगर ऐसे नहीं है समझ में आ रहा तो रुक जाओ। देखो अब समझाता हूँ। 1.61 देखना है, ठीक है, क्या देखना है 1.61। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो किया। स्टेप नंबर 1 फॉलो करके मुझे पता चल गया कि 1.61 इज नथिंग बट माय आंसर। फिर मैं देखूंगा रो वाला कॉलम, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो रो में मैं जाऊंगा कौन से ईयर बाद मुझे देखना है, तो मैंने देखा 5th ईयर। 5th ईयर पे मैं आ गया। उसके बाद ये 1.61 फाइंड आउट करूंगा, इधर है इधर है इधर है इधर है क्या इधर है क्या, मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पे है, मिल गया। अब मैं उसके बाद उसका कॉलम देखूंगा, उसका कॉलम है 10%। तो ये जो 10% आया इट इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये जो 10% आया इट इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट, ठीक है, समझा, गॉट इट, बस यही है, डन। सेव टू फोटोज, तो इसको हटा दो, इसका काम हो गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके, फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके। फर्स्ट वन इज एवरेज मेथड, एवरेज मेथड से निकालना है करंट डिविडेंड इज इक्वल टू dn 1 प्लस j टू द पावर n, और यही फॉर्मूला इसी का डेरिवेशन है जो मैंने बता दिया। अनदर मेथड आप स्टेप नंबर 1 फॉलो करो, 2 फॉलो करो और 3 फॉलो करो, ठीक है, समझ में आ गया। एंड गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से अगर ग्रोथ रेट निकालना है तो b मल्टीप्लाई बाय r करके निकालना है। b क्या होता है, वो अमाउंट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बचा के रख लेते हैं। एंड r इज नथिंग बट योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, ठीक है, समझा। सो टेक अ ब्रेक एंड देन ब्रेक के बाद रियलाइज्ड यील्ड कंप्लीट करते हैं। CAPM भी इजी है एंड आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक का चीज आज कवर कर लेंगे, ठीक है। टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड मिलते हैं।